गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो हम आज पढ़ेंगे कार्य का प्रमापीकरण एवं सरलीकरण। टेलर के द्वारा दी गई तकनीकों में पहली तकनीक आप पढ़ चुके हैं और वो तकनीक थी आपकी क्या नाम था उसका, कार्यात्मक फोरमैनशिप तकनीक। इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रमापीकरण और सरलीकरण। तो प्रमापीकरण से जो था ये भी टेलर के द्वारा दी गई एक तकनीक थी जिसका वो बहुत ही ज़बरदस्त पक्षधर था। उसके अनुसार उसका ऐसा मानना था कि अंगूठा टेक नियम के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। उत्पादन के लिए वैज्ञानिक उत्पादन की पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए ताकि जो प्रणाली सर्वश्रेष्ठ हो उसके विकास के लिए सुरक्षित उसे रखा जा सके तथा आवश्यकता के अनुसार उनमें सुधार भी किया जा सके। पूरे संगठन में उनको उपयोग में लाया जाए ताकि इस तकनीक में समय, गति व थकान आदि कार्यविधियों का भी अध्ययन को शामिल किया गया है। अब हम बात करें इसकी प्रमापीकरण की। तो प्रमापीकरण क्या होता है? प्रमापीकरण है किसी भी व्यावसायिक क्रिया के मानकों का पूर्व में निर्धारण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? प्रमापीकरण कहलाती है। इसमें कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनका पहले ही निर्धारण कर लेना चाहिए? इसमें है कच्चा माल, समय, मशीन, कार्य की शर्तें आदि। इनको पूर्व में शामिल कर लेना चाहिए। इनको पूर्व में इनके मानक निर्धारित कर लेना चाहिए कि कच्चा माल किस तरह का होगा, कितना समय उसमें लिया जाएगा, कौन सी मशीनों का उपयोग किया जाएगा। ये चीज़ें अगर पूर्व में निर्धारित कर ली जाए तो प्रबंधक को उसमें स्वयं सोचने की ज़रूरत नहीं होती। कार्य में एक रूपता आती है और कार्य में एक रूपता के साथ साथ अधिक उत्पादन भी होता है। ये है प्रमापीकरण कहलाता है। इसके क्या उद्देश्य, क्यों प्रमापीकरण को अपनाया जाना चाहिए? तो पहली बात बताइए कि किसी भी वर्ग या उत्पाद को स्थायी आकार एवं विशेषताओं में सीमित करना, विनिर्मित भाग व उत्पाद को परस्पर बदलने की योग्यता स्थापित करने के लिए, माल की गुणवत्ता को स्थापित करने के लिए और व्यक्ति एवं मशीन के निष्पादन के मानकों को निर्धारित करने के लिए प्रमापीकरण को अपनाया जाता है। जैसा यहाँ मैंने आपको कुछ विशेषताएं उद्देश्य पढ़ के बताए, तो किसी एक वर्ग को या उत्पाद को स्थायी आकार एवं विशेषताओं को सीमित कर देने का मतलब ये हो गया इसका कि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसके कई हिस्से होते हैं उसके उत्पादन के। तो उन हिस्सों में से प्रत्येक हिस्से का उत्पादन किस तरह से किया जाएगा, उसमें कौन से कच्चा माल का उपयोग किया जाएगा, इसका निर्धारण पहले कर दिया जाएगा। तो वो स्थायी हो जाएगा कि इस तरह से इसका उत्पादन होगा, उसको उस विशेषताओं को सीमित कर देने से। दूसरी बात है विनिर्मित भाग, यानी जो तैयार माल है उसका भाग को या उत्पाद को आपस में अगर बदलने की आवश्यकता पड़े तो उसको आसानी से बदला भी जा सके, ऐसी भी उसमें योग्यता स्थापित करने के लिए प्रमापीकरण को अपनाया जाता है। इसी तरह माल की गुणवत्ता को स्थापित करने के लिए, माल की गुणवत्ता से क्या अभिप्राय है कि जो वस्तु तैयार की जा रही है उस वस्तु की गुणवत्ता, यानी कि उसमें जो उसकी मतलब जो चीज़ों को हम उपयोग में लेंगे ना, कच्चा माल जैसे हम काम में लेंगे तो कच्चे माल की पहले ही हम उसका गुणवत्ता को निर्धारित कर देंगे तो जो भी तैयार माल होगा वो उसी क्वालिटी का तैयार होगा। तो ये पहले से स्थापित कर लेना, जैसे कि जितना भी माल बने वो समान गुणवत्ता वाला बने, जिससे कि ग्राहक उन पर विश्वास कर सके। इसी तरह व्यक्ति और मशीन के निष्पादन के मानकों को निर्धारण करना, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसी मशीन का उपयोग होना चाहिए, ये भी निर्धारण कर लेना, ये इसका प्रमापीकरण का उद्देश्य है। इसी में ही दूसरा पॉइंट आता है सरलीकरण का। तो सरलीकरण से क्या अभिप्राय है? सरलीकरण का अभिप्राय है कि जो अनावश्यक जो चीज़ें हैं, अनावश्यक जो आयाम हैं उनको हटाना, जो कठिन है उनको हटा देना, ये कठिन चीज़ों को सरल कर देना ही सरलीकरण कहलाता है। जैसे जो अगर हमने कोई कठिन व्यर्थ की किस्में हैं, आकार हैं, आयाम हैं, इनको समाप्त कर दें और उनके स्थान पर नई किस्में, नए आयामों को स्थापित कर दें तो ये क्या कहलाएगा? सरलीकरण कहलाएगा। इसमें श्रम, मशीन, उपकरण, इनकी लागत को कम कर सकते हैं ऐसा करके। अधिकांश जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की हम बात करें तो आज ऐसी कंपनियां प्रमापीकरण और सरलीकरण दोनों को बहुत ही अच्छे तरह से अपना रही हैं और उनका पूरा लाभ भी उठा रही हैं। ये सरलीकरण। इसी तरह इसमें टेलर के द्वारा जो अगली तकनीक दी गई थी वो थी कार्य पद्धति के अध्ययन की तकनीक। इसके अंतर्गत उसने बताया कि कार्य को करने के लिए जो श्रेष्ठ पद्धति है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, लेकिन उनमें जो श्रेष्ठ होगा, अगर उस तरीके को अपनाया जाएगा तो उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ होगा कि उत्पादन अधिक होगा, कम लागत होगी। यही एक
संगठन को चाहिए होता है। तो उसके लिए कार्य पद्धति का अध्ययन पूर्व में कर लेना चाहिए। अधिक उत्पादन और वो श्रेष्ठ तरीके या कार्य पद्धति होती है, ऐसी पद्धति ग्राहकों को अधिक गुणवत्ता और संतुष्टि प्रदान करने में सहायक होती है। जैसे यहाँ उदाहरण भी दिया है कि माना एक कंपनी है और वो एक कार का डिज़ाइन बनाना चाहती है, तो डिज़ाइन बनाने के लिए पहले वो एक रूपरेखा तैयार करती है। उस रूपरेखा का उपयोग करने के लिए वो क्या करेगी, परिचालन की इस क्रिया में वे कर्मचारियों का स्थान निर्धारित करेगी कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा। मतलब उसका कैसे तय किया जाएगा कि उसकी योग्यता के अनुसार उसको उस स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। फिर मशीन का निर्धारण, कौन सी मशीन किस कार्य के लिए उपयोगी होगी। फिर कच्चे माल का निर्धारण किया जाएगा, है ना, आदि इन सब चीज़ों को इसमें गति कार्य पद्धति अध्ययन में तय किया जाता है। यही हमारा कार्य पद्धति अध्ययन का भाग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो और भी इसने एक हमको तकनीक दी है इसमें, वह है गति अध्ययन की। ये कौन सी विधि है? गति अध्ययन की। यानी कि देखो, किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। इन मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। जैसे हम कोई काम करते हैं तो हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। इनमें क्या लगता है? इनमें समय लगता है। तो इनमें से जो अनावश्यक मुद्राएं हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। और जो आवश्यक मुद्राएं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। इससे समय बच जाएगा, थकान कम होगी, यानी श्रम बच जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो उत्पादन है वो दुगना तिगुना बढ़ाया जा सकता है। यहाँ टेलर ने भी ऐसा किया था। उसने क्या किया था कि लोहे की जो छड़ी थी उनको उठाने का काम किया था। उसको छड़ों को उसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने का कार्य किया और उसमें उसने इस वैज्ञानिक रीति का यानी गति अध्ययन किया। उसने क्या किया कि छड़ों को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए बहुत सारी मुद्राएं, यानी बहुत सारी जो है ना उठने बैठने की जो गतिविधियां हैं वो अपनाई जा रही थी। वो 18 थी उसने जो अध्ययन किया। इनको उसने घटा घटा कर किस पर, कितने पर ला दिया? 5 पर। यानी कि 5 मुद्राओं का उपयोग करके और उन छड़ों को उसने उस एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया। इससे क्या हुआ कि जो काम था वो 4 गुना बढ़ गया। इसी तरह उसने ऐसी काम कर करके उत्पादन उस कंपनी में उत्पादन को 4 गुना तक बढ़ा दिया था। तो ये शरीर की मुद्राएं हैं। यदि इनका बारीकी से अध्ययन किया जाए तो हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली है ऐसी क्रिया मुद्राएं जो उत्पादक होती हैं, दूसरी होती हैं प्रासंगिक और तीसरी होती हैं अनुत्पादक मुद्रा जिनका कोई लाभ नहीं है। तो ऐसी उन अनुत्पादक मुद्राओं को हटा करके उनकी पहचान करके क्या किया जा सकता है? कार्य में गति लाई जा सकती है, कार्य उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। टेलर ने इन मुद्राओं को पहचानने के लिए बहुत सी चीज़ों का उपयोग किया था। जैसे स्टॉप वॉच का उसने उपयोग किया, विभिन्न सारे चिन्हों का प्रयोग किया, रंगों का प्रयोग किया और उससे सहायता से गति के अध्ययन करके उसने क्या किया था? टेलर ने उन उपकरणों को डिज़ाइन किया जिससे कि कर्मचारी उनका उपयोग करें और उनको उपयोग में ला करके वे शिक्षित हो सकें और उनके लाभ बहुत अधिक प्राप्त कर सकें। ये थी गति अध्ययन की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे समय अध्ययन का। इसी तरह से इसने एक काम और भी किया था, समय का अध्ययन। समय के अध्ययन का अभिप्राय हो गया कि किसी भी काम को करने के लिए क्या किया जाए? पहले से ही उसका समय निर्धारित कर दिया जाए। जैसे कि एक दिन में मान लीजिए आपको 10 इकाइयाँ बनानी है, 20 इकाइयाँ बनानी हैं, तो उन 20 इकाइयों की तो हमने मात्रा निर्धारित कर दी कि 20 इकाइयाँ बनानी है, लेकिन उसको कितने समय में बनाना है उसके लिए समय का भी निर्धारण कर देना चाहिए। समय का निर्धारण से अभिप्राय हो गया कि आप 5 घंटे में वो 10 इकाइयाँ बनाना चाहते हो या 6 घंटे में बनाना चाहते हो। पूरे दिन भर में एक श्रमिक जो है 7 घंटे के लिए उस कारखाने में आता है, 1 घंटा वो भोजन करता है और वो 6 घंटा काम करता है। तो 6 घंटे में वो कितना काम करे इसको निर्धारित कर देना क्या कहलाता है? समय का अध्ययन करना कहलाता है। इससे क्या होगा कि आगे आने वाले समय में वो कितना उत्पादन कर सकता है इसका वो अनुमान लगा सकता है। समय के अध्ययन से ये पता लग सकता है कि कितने समय में कितना काम किया जा सकता है। तो अगर किसी का ऑर्डर उसको पूरा करना है तो वो आसानी से कर सकता है। तो इस तरह से समय का अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रत्येक घटक को पूरा करने के लिए समय की मापन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये थी हमारे बहुत सारी तकनीकें जिनका कि टेलर के द्वारा उपयोग किया गया। टेलर ने इन तकनीकों का क्या हम कह सकते हैं कि इनको जन्म देने का जो काम है, इनको निष्पादित करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया गया था? ये टेलर के द्वारा किया गया था। तो ये तकनीकें थी जिनको आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे, तब बच्चों नेक्स्ट इनको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।